हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, देख तो रहे नहीं है आपको, है ना। और हमें पता है कि आप लोग अच्छे लोग हैं, तो आप लोग गलती तो करते नहीं है, पढ़ाई तो करते ही होंगे। पिछला टॉपिक हमने किया था, YDSC के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे वेव ऑप्टिक्स 04 में। आज हमारा काम है डिफ्रैक्शन, हम के बारे में बात करेंगे, डिफ्रैक्शन क्या होता है, और फिर डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, इसका भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे आज, ठीक है। वो समझेंगे और वो डिराइव करेंगे, रिलेशंस प्रूफ करेंगे कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के लिए। ये काम हमारा आज का है, ठीक है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजीव कुमार झा, चैनल है मीन मेंटलिस्ट, आपको पता है। तो काम स्टार्ट करते हैं, मस्ती स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है समझिए। हमने चाहे रे नेचर पढ़ा लाइट का, रे ऑप्टिक्स में भी हमने क्या पढ़ा कि रे जो होता है वो स्ट्रेट ट्रेवल करता है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम पहुंचे वेव ऑप्टिक्स पे। बहुत झगड़ा लड़ाई करने के बाद ये पता चला कि लाइट वेव तो है, लेकिन प्रोपगेशन ऑफ लाइट तो स्ट्रेट ही होता है। ये हमने पढ़ा, जाना। कैसे याद कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यही था कि नहीं था, है ना। या फिर ये हमारा अगर वेव फ्रंट से है तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर रे होता है और उसके डायरेक्शन में हमारा लाइट प्रोपोगेट करता है। मतलब चाहे हम रे ऑप्टिक्स से चर्चा करें, चाहे वे ऑप्टिक्स से हमने अब तक पढ़ा, क्या पढ़ा कि लाइट चलता तो स्ट्रेट ही है, ये तो कंफर्म हो गया। चाहे वो वेव है फिर भी स्ट्रेट चल रहा है, चाहे वो रे है फिर भी स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि फिर एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम क्या आया, एक नया एक्सप्रेशन, एक नया एक्सपेरिमेंट क्या आया, जरा सा एक नया कंसेप्ट क्या आया। वो ये था कि देखिए डिफ्रैक्शन होता क्या है। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक, मान लीजिए ऑब्स्टेकल है। क्या है मेरे पास, एक ये ऑब्स्टेकल है, ओपेक सरफेस है। क्या है ये, ऑब्स्टेकल। क्या है हमारा ये, ऑब्स्टेकल। बच्चे देखिए डिफ्रैक्शन होता क्या है, इसमें यूजुअली बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंफ्यूज में रहते हैं कि डिफ्रैक्शन चीज क्या है। कोई कहानी समझाता हूं आपको, फिर मैं डेरिवेशन कर दूंगा जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। ये एक ऑब्स्टेकल है और यहां एक लाइट सोर्स है। मान लीजिए यहां से लाइट सोर्स है, ये पूरा का पूरा लाइट सोर्स है। क्या है हमारा ये लाइट रेज, लाइट आ रही है और यहां पे मैंने एक स्क्रीन लगा लिया। क्या लगा लिया हमने, यहां पे एक स्क्रीन लगा लिया, ठीक है। अब हम एक बात जानते हैं कि अगर ये लाइट यहां से आएगा तो लाइट क्या होगा, यहां से अगर ये लाइट यहां से जो आ रहे हैं, ये जो लाइट्स आ रही है यहां से, वो यहां से क्रॉस करनी है, यहां से लाइट क्रॉस करनी है, लेकिन इस पार्ट से तो लाइट नहीं जाएगा क्योंकि यहां तक ऑब्स्टेकल है। यहां तक के पार्ट से तो लाइट, यहां से लेके यहां तक का लाइट तो नहीं जाएगा। मतलब बाकी लाइट्स तो यहां तक पहुंचेगी, ये वाली लाइट्स जस्ट आफ्टर लाइट यहां तक पहुंचेगी। तो यहां से यहां तक हमको क्या मिलेगा, क्या ये शैडो रीजन कहलाएगा। इसके ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके ऊपर तो लाइट्स है, इसके ऊपर लाइट्स, इसके नीचे भी लाइट्स, लेकिन ये जो रीजन आपको दिख रहा है, क्या इस रीजन का नाम शैडो रीजन कहलाएगा। बिल्कुल कहलाना चाहिए। क्या इस ऑब्स्टेकल का, ये जो ऑब्स्टेकल हमने यहां बनाया है, क्या इस ऑब्स्टेकल का ये शैडो है। बिल्कुल है। जो इसका, अगर इस ऑब्स्टेकल का हाइट में h मानो तो क्या इस शैडो का हाइट भी h ही होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है भाई, इतना दूर अगर यहां से लाइट यहां नहीं पहुंच रहा है, यहां से यहां नहीं, हम क्या जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट चलता है, चाहे वेव हो चाहे रे हो। तो भाई ये स्ट्रेट आया, यहां से नीचे का लाइट तो पास ही नहीं कर पाएगा, तो इतना दूर हमको क्या मिल जाएगा, यहां पे शैडो रीजन, कोई लाइट नहीं, नो लाइट। शैडो रीजन कहने का मतलब नो लाइट, सीधी सी बात है, मतलब डार्कनेस, ठीक है। ये होना चाहिए था। अब देखिए मैंने रे बनाया है, आप इसको वेव फ्रंट बना लीजिए, क्या दिक्कत है, आप इसको वेव फ्रंट बना लीजिए, फिर भी रे तो यही रहेगा। अगर मैं वेव फ्रंट बना लूं फिर भी रे तो यही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमने बताया ना आपसे कि वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होता है, वेव फ्रंट जो होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है हमारा ये, तो ये हमारा प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है और ये हमारा वेव फ्रंट है। तो ये वेव फ्रंट हमने ले लिया, क्या दिक्कत है, लेकिन जाएगा तो ऐसा ही। और जब ये ऐसा जाएगा तो इतने से दूर से लाइट नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे ऑब्स्टेकल है, ओपेक सरफेस है, तो इतना सा हमको यहां पे शैडो मिलेगा, मिलना चाहिए। जो इसका हाइट ऑब्स्टेकल का, वही हाइट शैडो का भी होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि भाई
जो अब तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ा लाइट और वेव के नेचर से मिला के, वहां तक में तो होना चाहिए ना उस साइज का। उसके कंसेप्ट के हिसाब से अगर ये साइज ऑब्स्टेकल, तो यही साइज हमारा क्या होना चाहिए, आई मीन शैडो का भी होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा नहीं होता है। हाइट ऑफ ऑब्स्टेकल इज इक्वल टू हाइट ऑफ शैडो नहीं होता है, ये देखा गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो फेनोमेना होता है वही डिफ्रैक्शन है। ये डिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा नहीं होता है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो होता कैसा है? तो ऐसा होता है जैसा होना चाहिए वही होता है। देखिए क्या होना चाहिए, क्या होता है यहां पे। अच्छा, अब क्या देखिए, फिर से वही बात, ये ऑब्स्टेकल था मेरे पास, ये हमने ऑब्स्टेकल बनाया यहां से, और यहां मैं स्क्रीन ले लेता हूं। अब देखिए क्या चीज हुआ, ये वेव फ्रंट्स यहां से जा रही है, ये वेव फ्रंट्स, ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट वेव फ्रंट वेव फ्रंट। क्या देखा गया कि ये जो रे ऑफ लाइट है ना, जब इस कॉर्नर पे पहुंचा, ध्यान से, जब यहां इस पॉइंट पे पहुंचा, और यहां वाला लाइट भी जब यहां इस कॉर्नर पे पहुंचा, तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि रे ऑफ लाइट जो होता है वो टुवर्ड्स द ऑब्स्टेकल बेंड करता है। ध्यान से, टुवर्ड्स द ऑब्स्टेकल, अवे फ्रॉम ऑब्स्टेकल नहीं। अगर ये ऑब्स्टेकल है तो लाइट ऐसा आएगा तो टुवर्ड्स द ऑब्स्टेकल, अगर ये ऐसा है तो इधर की तरफ ऑब्स्टेकल। ऐसा नहीं कि यहां से अवे फ्रॉम ऑब्स्टेकल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या देखा गया कि रे ऑफ लाइट जो होता है वो टुवर्ड्स द ऑब्स्टेकल की तरफ बेंड होता है, या फिर टुवर्ड्स द शैडो रीजन होता है। मैं डॉट करके बनाता हूं, होना चाहिए था यहां से यहां तक शैडो रीजन, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये जो रे था वो बेंड, देखिए इसके ऊपर बताया ना भी लाइट्स, इसके ऊपर कैसा है, लाइट्स है, इसके नीचे भी क्या है, लाइट्स है, तो यहां तक शैडो था। अब देखा क्या गया कि ये कुछ यहां पहुंचा, ध्यान से, और ये कुछ यहां पहुंचा, ध्यान से समझिए इस चीज को। मतलब क्या देखा गया कि ये जो लाइट था थोड़ा सा बेंड हो गया, ये थोड़ा सा यहां से बेंड हो गया, ये बेंड होके यहां पहुंचा। और ये भी देखिए, अगर ये लाइट यहां से बेंड हो रहा है तो ये पहले क्या था, यहां से लेके यहां तक ये शैडो रीजन था, तो लाइट शैडो रीजन में एंटर कर जाता है। लाइट क्या करता है, शैडो रीजन में, अभी बताया था ना, शैडो मतलब नो लाइट। तो हमने क्या देखा कि ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से लाइट बेंड हो गया, और बेंड होके किधर की तरफ बेंड हुआ, तो ऑब्स्टेकल की तरफ बेंड हुआ, या फिर शैडो रीजन की तरफ बेंड हुआ। किधर बेंड हुआ वो, शैडो रीजन की तरफ, मतलब नो लाइट, शैडो रीजन मतलब नो लाइट, तो नो लाइट वाले रीजन में बेंड हुआ। जबकि ये यही था मेरे पास इनिशियली, क्या था, अगर मैं बात करूं तो इनिशियली यहां से लेके यहां तक था हमारा, ये जो पार्ट था वो नो लाइट रीजन था कि नहीं था ये पार्ट। लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ इतना सा पार्ट नो लाइट रीजन है, अब सिर्फ इतना सा शैडो है मेरे पास, पहले इतना सा होना चाहिए था। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ऑब्स्टेकल था, इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से लाइट बेंड हो गया, और बेंड होके किधर की तरफ एंटर कर गया, शैडो रीजन में एंटर कर गया। शैडो रीजन का मतलब नो लाइट वाले रीजन में एंटर कर गया, या फिर ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से बेंड होके ऑब्स्टेकल की तरफ बेंड हो गया। तो ये जो बेंडिंग का फेनोमेना है, द बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल, the bending of the light from the corners of the obstacle, this phenomena is known as diffraction of light. This is known as diffraction of light. नहीं आया समझ में, ये कहानी समझ में आया क्या होता है, नहीं आया समझ में। अब देखिए क्या होता है, ये डिफ्रैक्शन का कहानी था हमारे पास कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। अब देखिए इसमें और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। क्या है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि, कैसे मान ले कि, मान लीजिए जैसे नॉर्मल आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सनलाइट, या आपके रूम में लाइट है ना, एक ये आप कार्डबोर्ड ले लिया, मान लीजिए हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया, ये कार्डबोर्ड ले लिया हमने, बहुत सिंपल सी बात है। इसके बीच में मैंने छोटा सा होल बना दिया, ये छोटा सा होल बना दिया। देखिए मैंने क्या बोला, ऑब्स्टेकल की तरफ या फिर नो लाइट रीजन में या फिर शैडो रीजन में, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल टुवर्ड्स द शैडो रीजन। मैं लिख देता हूं, बेंडिंग, आप लोग भी कॉपी कर लीजिए, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल
टुवर्ड्स द शैडो रीजन। शैडो रीजन इंपोर्टेंट बात, शैडो रीजन का मतलब नो लाइट रीजन। दिस फेनोमेना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? एक और एग्जांपल हम यहां देख रहे हैं। अब मान लीजिए कार्डबोर्ड हमने लिया, अब ये लाइट यहां से दे रहे हैं, तो जब मैं लाइट दूंगा तो इसका इतना बड़ा तो शायद इतना दूर लाइट आना चाहिए, बाकी पार्ट में लाइट नहीं आना चाहिए। नहीं आया समझ में? जब लाइट यहां से जाएगा तो मान लीजिए यहां बन रहा है, इतने से पार्ट से लाइट जाएगा, बाकी तो भाई कार्डबोर्ड है, बाकी तो शैडो रीजन होगा, नहीं होगा, बाकी तो कार्डबोर्ड है। तो इतने इसके साइज के, अगर ये मेरा आर है तो इतने साइज का आर भी होना चाहिए, है कि नहीं? उतना दूर लाइट आना चाहिए। जबकि हमने प्रैक्टिकली क्या देखा कि इतना दूर तक हमारा लाइट था, इतना दूर तक लाइट था, ये नए रेडियस का आर डिफ्रैक्शन में बोल देता हूं, इतना दूर लाइट था, होल इतना साइज था लेकिन लाइट इतना दूर था, है कि नहीं? तो ये यहां से आगे की तरफ, इसके ऊपर की तरफ क्या था? ये सब क्या था? शैडो रीजन था। तो लाइट क्या हुआ? शैडो रीजन में एंटर कर गया। ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। नहीं आया समझ में? एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखिए, एक और फिनोमेना क्या होता है इसमें, इसको मैं रब कर रहा हूं, छोटी छोटी बातें, कहानी है पूरा आज। अब जैसे मानिए, देखिए क्या है कि मान लीजिए कि यहां पे कोई सोर्स है, ये लाइट्स आ रही है, ठीक है, और यहां मैंने क्या किया, एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, ये एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, और ये स्क्रीन में बहुत दूर ले रहा हूं, स्क्रीन जो मैं ले रहा हूं बहुत दूर ले रहा हूं। तो लाइट यहां से गया और यहां से बेंड हुआ, यहां से भी गया और यहां से भी बेंड हुआ। अब ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो मैंने बनाया है कुछ गलत नहीं बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। और ऐसा होता है इस स्क्रीन पे अपने को नो शैडो, स्क्रीन पे अपने को नो शैडो, कोई शैडो रीजन नहीं दिखेगा, कोई शैडो नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए लाइट जल रहा है, मैंने मार्कर दिया, ये मार्कर का आपको शैडो नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे, आई डोंट थिंक कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए तो दिख रहा है क्या मार्कर का? भाई लाइट्स आ रही है तो इस मार्कर का शैडो, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा शैडो आपको दिख रहा होगा। यहां पे देखिए, ये मेरा हाथ दिख रहा है, आपको दिख रहा है हाथ यहां पे, और ये मेरा सर भी दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां रखूं तो नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या शैडो? ये दिख रहा है क्या शैडो? नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा है? लाइट यहां से बेंड हुआ, बेंड होके ऐसा चला गया, ये भी बेंड हुआ। देखिए क्या है, इस लाइट इसके ऊपर तो लाइट है ना, इसके ऊपर तो लाइट है, मतलब ये जो लाइट है इसके ऊपर तो लाइट है, राइट? इसके ऊपर लाइट है, बिल्कुल है। इस लाइन के नीचे भी लाइट है कि नहीं है? इस लाइन के नीचे भी लाइट है कि नहीं? इस लाइन के नीचे तो स्क्रीन पे तो कहीं डार्कनेस आया ही नहीं ना, शैडो आया ही नहीं। वही अगर स्क्रीन को उठा के मैं यहां रख दूं तो इतना बड़ा शैडो मिलेगा। आगे बढ़ा दूं, यहां रख दूं तो इतना बड़ा शैडो मिलेगा, और आगे कर दूं, यहां रख दूं तो इतना बड़ा शैडो मिलेगा, और आगे यहां कर दूं तो इतना बड़ा शैडो मिलेगा। लेकिन अगर मैं फिर पीछे कर दूं तो शैडो नहीं मिलेगा। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये भी डिफ्रैक्शन की वजह से ही हुआ, है कि नहीं है? ये किसका, कौन सा फेनोमेना हुआ? ये सब डिफ्रैक्शन का फेनोमेना है, ठीक है। तो एक और भाषा में एक और तरीके से हम कह दें तो जब लाइट के पाथ में when there is an obstacle of the size of the wavelength of the light, और ये होता कब है? जब ऑब्स्टेकल का साइज कैसा हो? वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में हो। अब आप कहोगे सर यहां तो ये बहुत बड़ा साइज है वेवलेंथ से, ये साइज बड़ा है, लेकिन यहां जो एक छोटा सा पार्टिकल है वो तो छोटा है, वो तो लाइट के वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में होगा। यहां जो छोटा सा एंड पे जो पार्टिकल होगा उसका लाइट के वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में होगा, है कि नहीं है? तो क्या होता है हमारा कि अगर लाइट के पाथ में अगर लाइट के वेवलेंथ के साइड का कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो लाइट उसके कॉर्नर से बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द शैडो रीजन, टुवर्ड्स द ऑब्स्टेकल, है ना। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। दिस इज नोन एज व्हाट? डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। समझ में आया? ये कहानी आप जो चाहे यहां से कॉपी कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कंसेप्ट समझने के लिए। यही हमारा क्या है, यहां से डिफ्रैक्शन है, ठीक है चीज। चलिए बहुत अच्छी बात है, डिफ्रैक्शन आप समझ गए क्या होता है। मैं इसको रब कर रहा हूं आप कॉपी कर ले और अपनी कहानी को वर्ड्स में लिख दें। अब एक चीज और देखिए क्या होता है यहां पे, क्या हुआ देखिए। अब यहां पे क्या हुआ, एक चीज और कि जब मैंने ये जो लाइट्स आई थी और ये जो ऑब्स्टेकल था और ये जो स्क्रीन था, स्क्रीन पे हमने क्या देखा, यहां से यहां तक तो ये इतना सा शैडो मिला हमको। इसके बाद क्या था, तो इसके बाद क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्वेशन था कि ये तो शैडो था, ये तो क्या था, इसका शैडो हो गया।
फिर इसके बाद ब्राइट डार्क, इधर ब्राइट डार्क, ये फ्रिंजेज भी पाए गए। क्या देखा गया कि ये फ्रिंजेज पैटर्न भी हुआ, यहां पे फ्रिंजेज पैटर्न भी था, इधर नीचे भी ऊपर भी फ्रिंजेज पैटर्न भी था। फ्रिंजेज पैटर्न ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, मतलब इसके बाद वाला थोड़ा सा ज्यादा लाइट दिख रहा था, फिर उसके बाद वाला थोड़ा कम होता गया, इसके बाद यहां के बाद दिखना ही बंद हो गया, तो फ्रिंजेस पैटर्न ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन। Fringes pattern of decreasing intensity is also being observed on the screen in case of the diffraction of the light. So we need to understand the interference due to single slit also, interference due to diffraction also, because obviously if the fringes are formed, that is due to the interference only, that we have already studied. And if there is interference, then if there is fringes, then we need to understand the interference in the diffraction also, right? So that's what we will discuss here, but before that little bit extra, before that we will discuss something else. ओके तो ये समझ में आया कि कैसे फ्रिंजेस पैटर्न भी यहां पे बनते, ये भी ऑब्जर्व किया गया, बट डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जाता गया वैसे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज होता चला गया, एक टाइम के बाद वो दिखना ही बंद हो गया, है ना। तो इस पैटर्न को भी अपने को समझना है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले इसको हम लोग समझेंगे किस नाम से, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, किसके नाम से जानेंगे हम लोग, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, है ना। लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, उससे पहले क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रेंजल डिफ्रैक्शन क्या होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी सिंपल। मैं फ्रेंजल से स्टार्ट करता हूं। फ्रेंजल्स डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रेंजल्स डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये हमारा ऑब्स्टेकल, यहां पे हमारा सोर्स और इससे निकल रही है क्या, वेव फ्रंट, और ये हमारा स्क्रीन, क्या है हमारा, ये स्क्रीन, ठीक है। और ये क्या है, ऑब्स्टेकल, और ये क्या है हमारा सोर्स, ये क्या हो गया हमारा सोर्स। अगर ऑब्स्टेकल से सोर्स किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, ऑब्स्टेकल से सोर्स किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, ऑब्स्टेकल से स्क्रीन भी कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, मान लीजिए ऑब्स्टेकल से स्क्रीन भी कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो अंडर सर्कमस्टांसेस जो डिफ्रैक्शन होता है, इस डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं फ्रेंजल डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रेंजल डिफ्रैक्शन। फिर से ऑब्स्टेकल से सोर्स भी कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे है, ऑब्स्टेकल से स्क्रीन भी कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इसमें कुछ अंडर सर्कमस्टांसेस, कुछ रूल से जो डिफ्रैक्शन होगा, उसी डिफ्रैक्शन का नाम फ्रेंजल्स डिफ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। मैं लिखना चाहूं, आप स्टेटमेंट लिख लेंगे कि मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। तो व्हेन क्या होगा हमारा, व्हेन द source and the screen is at a finite distance, from where, from obstacle, then the diffraction under some rule is फ्रेंजल डिफ्रैक्शंस, फ्रेंजल्स डिफ्रैक्शन। समझ में आ गया क्या होता है फ्रेंजल्स डिफ्रैक्शन। अब दूसरा हो गया फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, आपको दिख रहा है यहां पे, दूसरा हो गया फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन क्या होता है, अब इस केस में देखिए फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये फ्रेंजल का डायग्राम हो गया। अब मैं इसको रब करके इसी को बना रहा हूं मैं फ्रॉनहोफर के लिए, ठीक है। आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, चलिए मैं ऊपर इसको बिठा देता हूं, ऊपर लिख देते हैं। चलिए दूसरा क्या है हमारे पास, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो सेकेंड वन है
फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। अब ये क्या होता है कि फ्रेंजल में सोर्स क्या था, फाइनाइट था, तो यहां पे ये क्या है, ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल, ये हमारा सोर्स मान लिया, ये सोर्स समवेयर इंफिनिटी पे है, ये जो सोर्स समवेयर कहां है, इंफिनिटी पे है, और स्क्रीन का भी कुछ अता पता नहीं है, वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये भी कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है कि नहीं है। तो जब ऑब्स्टेकल से सोर्स और स्क्रीन दोनों कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे ना हो, इनफाइनाइट पे हो, तो उस केस को हम बोलते हैं क्या, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। द डिफ्रैक्शन when the source and the screen is at infinite distance from the obstacle, then the diffraction takes place by some rules is what, Fraunhofer diffraction। इतनी सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें। समझ गए इस बात को कि कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, फ्रेंजल एंड फ्रॉनहोफर। फ्रेंजल में सोर्स और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे, फ्रॉनहोफर में सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। दैट्स ऑल क्लियर। चलिए तो अब आते हैं डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट के कुछ डेरिवेशनल पार्ट। चलिए देखते हैं डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटी सी बात कि मैंने क्या बोला कि ये एक ऑब्स्टेकल है और एक और ऑब्स्टेकल, दो ऑब्स्टेकल ले लेते हैं। अब जो यहां से लाइट जाना है, ये जो वेव फ्रंट यहां से अभी जाएगा, तो एक तो यहां से बेंडिंग करना है, एक यहां से बेंडिंग करना है। और अगर मैं इसको यहां स्क्रीन लगा दूं तो इतना दूर हमको चाहिए, कुछ ज्यादा समय रफली बता रहा हूं, तो क्या ये हमको यहां पे क्या मिलेगा, ब्राइट लाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। और इसके इधर क्या है, डार्कनेस, इसके इधर क्या है, डार्कनेस। और हमने बताया था कि इधर आपका फ्रिंजेस बन जाता है, ऐसा हमारा फ्रिंज ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी का है कि नहीं है। लेकिन बीच में कौन है हमारा, ब्राइट। और ये स्लिट, कितना स्लिट, एक ही स्लिट है हमारे पास, यहाँ पे स्लिट्स कितने हैं मेरे पास, एक ही स्लिट्स। तो इसके जो एप्लीकेशन को हम पढ़ेंगे कि यहां पे क्या होता है और कैसे होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। तो यहां हम कंडीशन जानेंगे ब्राइट फ्रिंजेस के लिए और यहां हम जानेंगे डार्क फ्रिंजेस के लिए। जैसा हमने YDAC में एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्कुल वही काम यहां फिर से करेंगे, बिल्कुल प्रोसीजर वही करेंगे कि पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, पार्ट डिफरेंस निकाल के उसको फिर अपन कंडीशन फॉर ब्राइट, कंडीशन फॉर डार्क के साथ कंपेयर करेंगे और फॉर्मूलाज निकालेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर लेंगे, ठीक है, कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना ज्यादा विड्थ का होता है, मतलब ये विड्थ कितना होता है, इसके बारे में जान लेंगे। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। ठीक है, तो डायग्राम देख लीजिए सबसे पहले ध्यान से। मैंने पहले भी कहा था कि वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में डायग्राम्स अगर आपको समझ में आ गया तो काम आसान हो गया। तो चलिए डायग्राम्स बनाते हैं। यहां पे सबसे पहले तो हम सिंगल स्लिट ले लेते हैं, और आपको मैं यहां पे बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा लेता हूं, लेकिन आपको पता है स्लिट का साइज कितना है ना, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में है। साइज मैंने इसका a मान लिया। कितना मान लिया हमने इसका लेंथ, हमने इसका विड्थ कितना मान लिया, a मान लिया है। ठीक है, अब ये इसको मैं स्क्रीन मान लेता हूं, बिल्कुल वही YDAC की तरह। ये डिस्टेंस आपको याद है कितना कहते थे हम लोग, d कहते थे। बहुत अच्छी बात है। यहां से सेंट्रल लाइन, क्या ये मेरा सेंटर, इसको मैं O बोल दूं, बिल्कुल बोल देंगे। ठीक है, अब जब यहां से हमारा ये वेव फ्रंट आएगा, जब ये वेव फ्रंट आएगा तो एक तो यहां से बेंडिंग होना है और एक यहां से बेंडिंग होना है। तो फिर वही बात, यहां से y डिस्टेंस पे, यहां से y डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैं मानता हूं P। क्या पॉइंट ले लिया मैंने, P। ठीक है ना। बेसिकली डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट क्या है, दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स ओनली। तो देखिए अब यहां से भी एक लाइट यहां पहुंचने, एक वेव पहुंचेगा और यहां से भी एक वेव यहां पहुंचेगा, तो पहुंचा देते हैं। और सेंटर से देखिए, ये तो डिस्टेंस हमने बोल दिया a है, और एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट जो है, इस P पॉइंट का जो मैंने एलिवेशन लिया है, ये एलिवेशन हम थीटा बोल देते हैं। कितना बोल दिया इस एलिवेशन को, थीटा। सेंटर से जो P पॉइंट का एलिवेशन है वो थीटा है। ठीक है, अब इस पॉइंट से भी यहां से एक लाइट रे, मतलब एक वेव पहुंचना है P पॉइंट पे, और एक यहां से भी वेव पहुंचना है P पॉइंट पे, है कि नहीं है। एक यहां से भी वेव को पहुंचना है P पॉइंट पे, नहीं पहुंचेगा, दोनों से पहुंचेगा, तभी तो अपन पाथ डिफरेंस निकालेंगे।
तो यहां से भी एक वेव पहुंचा P पॉइंट पे। ठीक है, ये चीज यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से हम पहला काम क्या करते थे, याद कीजिए, पाथ डिफरेंस। क्या निकालते थे हम लोग? पाथ डिफरेंस। तो चलिए पाथ डिफरेंस निकालते हैं, क्या होगा। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए YDSC में मैंने आपको जो सेकेंड शॉर्टकट मेथड बताया था, अगर आपको वो थोड़ा सा याद हो, YDSC का लेक्चर नंबर 02 वेव ऑप्टिक्स, लेक्चर नंबर 02 कंसेप्ट ऑफ YDSC। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स किया था 3 और 4 में, 4 और 5 में। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि हमने कहा था कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये ऐसा लाइन और ये ऐसा लाइन। मुझे पाथ ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, O मान लेते हैं। तो अगर मुझे BO माइनस AO निकालना है, मुझे क्या निकालना है? BO माइनस AO निकालना है। तो क्या यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो अगर मैं इसका नाम M ले लूं, तो क्या BM ही हमारा पाथ डिफरेंस है? क्या BM ही पाथ डिफरेंस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा? जी हां, बिल्कुल, ये मैंने बताया था YDSC में। YDSC के जो को प्रूफ करने के लिए जो हमने शॉर्टकट मेथड निकाला था वो यही था। और हमने आपसे वहां भी कहा था कि यहां भले ही ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट में यही एक मेथड है ना। तो इसलिए पाथ डिफरेंस के लिए हमने क्या किया कि पाथ डिफरेंस निकालने के लिए एक कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन, चलिए इसका नाम A ले लेते हैं, इसका नाम B दे देते हैं। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A और परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BP पे हमने क्या किया, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये लाइन बनेगा ऐसा, ध्यान से समझना है डायग्राम को। क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? बोलिए, बिल्कुल, किसी को दिक्कत इस बात में? क्या ये एंगल 90 डिग्री है? जी हां, बिल्कुल है। क्या ये जो विड्थ है, याद है ना, ये विड्थ कितना A है कि नहीं? ये विड्थ हमारा है ना, कितना था विड्थ हमारा? ये A, ठीक है। ये डिस्टेंस Y, और ये हमने A से BP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका नाम हमने M दे दिया। तो BM क्या है मेरा? पाथ डिफरेंस ऑन BP। सो अब अगर मैं लिखूं पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू BM होगा। कोई दिक्कत इस बात में? ये BM ही तो पाथ डिफरेंस होगा हमारा, है ना। चलिए BM इज द पाथ डिफरेंस। देन फ्रॉम ट्राइंगल देखिए जरा सा, AMB दिख रहा है आपको? ट्राइंगल AMB दिख रहा है आपको? अच्छा, अब अगर ये एंगल एलिवेशन थीटा है, अगर ये एलिवेशन थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर, क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा? क्या ये एंगल भी थीटा होगा? एलिवेशन देखिए बाय ज्योमेट्री। तो मैं इसको लिखने से पहले एक बार पाथ डिफरेंस BM, नाउ बाय ज्योमेट्री एंगल BAM इज इक्वल टू थीटा वाई, बिकॉज देखिए एंगल P और ये जो सेंटर, ये वाला एंगल P, इसका नाम क्या दे दें? M दे दें। तो चलिए कुछ भी दे दीजिए, PNO, बिकॉज एंगल PNO इक्वल टू, जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि ये एलिवेशन P का थीटा है, तो ये एलिवेशन भी BM कितना होगा? थीटा ही होगा, ऑब्वियसली होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए एलिवेशन थीटा ही है, तो BAM इक्वल टू थीटा। तो नाउ इन ट्राइंगल AMB हमको क्या निकालना है? BM निकालना है, क्योंकि पाथ डिफरेंस क्या है हमारा? BM। तो क्या इस BM का रिलेशन परपेंडिकुलर है BM हमारा? ये हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल देता हूं। देखिए ये और ये, सॉरी, ये, तो ये एंगल 90 डिग्री है, देख लीजिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, इसका वैल्यू A, और ये है B, ये है M और ये है A। तो क्या BM के लिए मैं साइन थीटा लगा सकता हूं? देखिए तो AMB साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या वो BM अपॉन A हो जाएगा? और अगर यहां से मैं चेक करूं तो मुझे मिला BM इज इक्वल टू A साइन थीटा। कोई दिक्कत इस बात में? BM इक्वल टू A साइन थीटा। अब हम जानते हैं एज थीटा इज वेरी स्मॉल,
एज थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है ना, और ये साइज कितने का होता है, लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन का होता है, वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, बी एम इज इक्वल टू ए थीटा। ये समझ में आ गया, बी एम इक्वल टू ए थीटा, यहां तक समझ में आ गया, बी एम इक्वल टू ए थीटा। ये हमारा क्या मिल गया, पाथ डिफरेंस। ठीक है ये चीज। अब हमको कंडीशन फॉर डार्क और ब्राइट करना है। क्या करना है अपने को, कंडीशन फॉर अब बताना है कि पी पॉइंट पे डार्क फ्रिंज है या ब्राइट फ्रिंज है ना। तो चलिए मैं इसको रब करता हूं, ये डायग्राम एंगल का था। तो लेट मान लेते हैं, यहां से आगे मान लेते हैं कि पी पॉइंट पे पहले डार्क फ्रिंज बन गया, ऐसा मान लेते हैं है ना, या ब्राइट मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो लेट, चलिए यहां लिख देता हूं मैं, लेट एट पी देर इज डार्क फ्रिंज। क्या मान लिया हमने, देर इज डार्क फ्रिंज या फिर डार्क इंटरफेरेंस, है ना। अगर डार्क फ्रिंज है या फिर मिनिमा बोल दीजिए या फिर डिस्ट्रक्टिव बोल दीजिए, पता है आपको। तो अगर डार्क होगा देन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। अब देखिए यहां पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वाईडीएसई में एन लैम्डा जो होता है वो ब्राइट के लिए होता है। ध्यान से, वाईडीएसई में एन लैम्डा किसका होता है, एन लैम्डा ब्राइट का होता है, और 2n+1/2 ये किसका होता है हमारा, लैम्डा बाई 2n+1 लैम्डा बाई 2 किसका था, है ना। ये किसके लिए था हमारे पास, ये डार्क के लिए था। किसके लिए था हमारा, ये डार्क के लिए। यहां इसका रिवर्स होता है, यहां पे ये वाईडीएसई की बात बोल रहा हूं मैं, जबकि अगर डिफ्रैक्शन में करे तो ये हो जाएगा डार्क का और ये हो जाएगा ब्राइट का। किसका हो जाएगा, ये हमारा ब्राइट के लिए। नहीं समझ में आया क्यों ऐसा होता है, ये मैं अभी सबसे लास्ट में बताऊंगा। ये ऐसा क्यों उल्टा हो जाता है ये मैं लास्ट में बताऊंगा अभी आपको। पहले इस डेरिवेशन को खत्म कर लेते हैं और फिर इसकी कहानी मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों लास्ट में उल्टा हो जाता है, कि यहां पे जो वाईडीएसई में ब्राइट के लिए होता है वो डिफ्रैक्शन में डार्क के लिए होता है, और जो वाईडीएसई में डार्क के लिए होता है वो डिफ्रैक्शन में ब्राइट के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में। चलिए तो मान लेते हैं एन लैम्डा होता है, देन पाथ डिफरेंस मेरा कितना, ए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा। ए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लैम्डा। क्या मैं इसको ए टेन थीटा बोल सकता हूं, ए टेन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अभी अभी बताया थीटा स्मॉल तो साइन थीटा नियर टू टेन थीटा। अब फ्रॉम ट्राइंगल देखिए पी ओ, और ये इसका नाम क्या दे देते, हमने बोला था एन, ट्राइंगल पी ओ एन, ट्रायंगल PON, ये वाला ट्रायंगल PO, ये दिख रहा है सबको, ये वाला ट्रायंगल, ये जो हमने बनाया था। यहां से tan थीटा निकालिए, कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय डी। कितना होगा हमारा, y बाय डी, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय डी। तो अब मैं इसको यहां लिख देता हूं, आप देख लेंगे, या आगे तो है जगह अपने पास, यहां लिख लेते हैं। चलिए तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, y बाई डी। तो इसको हम यहां पुट कर देते हैं वैल्यू को, है ना, इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं। तो रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास, a इंटू ए वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट। और यहां से y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन लैम्डा डी बाई ए, यही बनेगा हमारे पास, है कि नहीं है, एन लैम्डा डी बाई ए। और n का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट जो भी हो, क्योंकि बाद में तो ये क्या होता है हमारा खत्म ही होता है इसका डार्कनेस ब्राइटनेस। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर ये है पाथ डिफरेंस का वैल्यू, अगर y का वैल्यू ये है एन लैम्डा डी बाई ए के बराबर है, तो इसका मतलब P पॉइंट पे कौन सा फ्रिंज होना चाहिए, देयर इज अ डार्क फ्रिंज। कौन सा फ्रिंज होना चाहिए हमारा, वहां पे डार्क फ्रिंज होना चाहिए। ये कहानी समझ में आया समझ में कहानी, ये क्या। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मार्क के बराबर,
100% क्वेश्चन 3 मार्क्स का, चाहे वाईडीएससी पूछे चाहे डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट पूछेगा जरूर दोनों में से कोई एक, विद न्यूमेरिकल, विद 1 न्यूमेरिकल, 3 नंबर का डेरिवेशन, 2 नंबर का न्यूमेरिकल, 3 + 2 = 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनता है ना। तो चॉइस इज योर्स की, आपको इसको किस लेवल पे लेना है, ठीक है। यहां तक ये बात समझ गए तो मेरा क्या बन गया, ये तो किसके लिए बन गया, हमारा डार्क के लिए। क्या बन गया मेरा यहां पे, डार्क फ्रिंज। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए, हम ब्राइट पे चलते हैं, ठीक है। तो कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट P इज अ ब्राइट फ्रिंज, P इज अ ब्राइट फ्रिंज। अगर ब्राइट फ्रिंज है देन पाथ डिफरेंस जो होगा वो 2n+1 λ/2 होगा, है ना। जो वाईडीएससी में डार्क का कंडीशन था वो यहां पे ब्राइट का कंडीशन होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो यहां से सॉल्व करें, पाथ डिफरेंस कितना था हमारा, a θ = 2n+1 λ/2। हमने अभी a θ के बदले रिप्लेस करना सीखा a tan θ, और वैल्यू हमने क्या निकाला था, a/y/d। फिर से उसी तरीके से तो वहां से हम लिख लेते हैं a × y/d = 2n+1 λ/2। यहां से हमने y निकाला तो क्या मिला, 2n+1 λ/d क्या मिलेगा, λ/d/2a, ठीक है। ये किसके लिए होगा, और यहां से n = 1 2 ... ये किसके लिए हो गया, ब्राइट के लिए। मतलब अगर y का ये वैल्यू है, इसका मतलब P पॉइंट पे कौन सा फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है। कौन सा फ्रिंज है मेरा, P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज है। समझ गए इस बात को, समझ गए इस बात को, क्या है मेरा यहां पे, यहां तक क्लियर है हमारा डार्क और ब्राइट का। अभी इसमें बहुत सारी कहानियां और छोटे छोटे कंसेप्ट आपको समझने हैं। छोटा छोटा कंसेप्ट जो होता है जिसकी वजह से ये डिफ्रैक्शन लोगों को भारी लगता है, वो सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को मैं निकालूंगा, वो छोटा छोटा कंफ्यूजन में बाहर निकालूंगा आपको। हर एक छोटा सा चीज मैं भी आपको बताने वाला हूं। पहले तो ये डेरिवेशन समझ लीजिए, यहां तक ये ब्राइट और डार्क का समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि सर यहां पे डार्क के लिए हमारा ब्राइट का, जो डार्क के लिए हम क्या कर रहे हैं, l लैम्डा यूज कर रहे हैं, और ब्राइट के लिए 2n+1 λ/2 यूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो इसका रीजन क्या होता है कि वाईडीएससी और इसमें डिफरेंस क्या है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये चीज समझ में आ गया, इसको कॉपी कर लिया आपने, है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं, जो कहानी क्वेश्चन मतलब जो आपका क्वेश्चन है ना कि यहां पे रिवर्स क्यों हो गया, तो उस रिवर्स वाली बात को जानते हैं। तो रिवर्स वाली बात को जानने के लिए एक छोटा सा बात याद रख लेते हैं कि वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वाईडीएससी में 2 स्लिट्स होते हैं, मालूम सबको, यहां पे 1 स्लिट होता है। वाईडीएससी में जो 2 स्लिट्स थे वहां पे हमने 2 सोर्स माना था, S1 एंड S2, तो 2 सोर्स। अब देखिए यहां हमने स्लिट 1 माना, लेकिन नंबर ऑफ सोर्सेस एज्यूम किया क्या, यहां पे नहीं किया। वहां पे हमने 2 कोरेंट सोर्स लिया था, यहां पे हमने नंबर ऑफ सोर्स नहीं माना है। यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स। यहां पे 1 2 नहीं होता है। मतलब कि ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, स्लिट है हमारा, इसको मैं चाहे कितना छोटा कर दूं, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ वेव फ्रेश सोर्स। According to Huygens principle, each point on the wave front acts as a fresh source. तो ये जो वेव फ्रंट आएगा, तो यहां पे जो वेव फ्रंट कितना भी छोटा कर दूं मैं, ये जो वेव फ्रंट आएगा तो इस वेव फ्रंट पे मिलियंस पॉइंट होंगे, इस वेव फ्रंट पे मिलियंस पॉइंट होंगे, और मिलियंस पॉइंट जो है, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो 1 से तो ज्यादा ही होगा। तो वो जो पॉइंट्स होता है वो सबका सब फ्रेश सोर्स होता है। क्या होता है मेरा वो सोर्स। तो डिफ्रैक्शन के केस में मेरे पास इनफाइनाइट सोर्स होता है। मैं सही से लिख देता हूं, इसको आपको नोट करना है ना, इसको आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। मैं फिर से लिख देता हूं, वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन, 2 स्लिट्स 1 स्लिट, 2 सोर्स
इनफाइनाइट सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इनफाइनाइट सोर्स। और ये इनफाइनाइट सोर्स इसके बीच में होना ही वो रीजन है जिसकी वजह से डार्क के लिए n लैम्बडा और ब्राइट के लिए 2n+1 लैम्बडा बाई 2 होता है। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए लेट एज्यूम फॉर एग्जांपल, चलिए कैसे आप समझते हैं कि मान लीजिए कि ये स्लिट जो था, इस स्लिट के बीच में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कितना 100 सोर्स मान लेते हैं कि 100 सोर्स था, कुछ भी था, मान लेते हैं 100 सोर्स था। तो क्या हुआ, ध्यान से यहां से यहां तक कितना, यहां पे पहला सोर्स, तो इस पॉइंट पे कौन सा होगा 51th सोर्स, यहां पे होगा 100th पॉइंट। ठीक है, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक किया ना, तो 1 से लेके यहां तक क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब तो ये आ गया 50 पे, फिर 51 52 53 99 और ये 100। ठीक है, चीज ऐसा है हमारे पास। अब क्या हुआ कि हमने जो लैम्बडा की बात की डार्क के लिए, किसके लिए, डार्क के लिए, n लैम्बडा या लैम्बडा का मल्टीपल, तो एक्चुअली होता तो यहां भी लैम्बडा बाई 2 ही है डार्क के लिए, पाथ डिफरेंस होता यहां भी लैम्बडा बाई 2 ही है ना डार्क के लिए। नहीं समझ में आया, देखिए यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस कितना, लैम्बडा, n लैम्बडा 1 लैम्बडा मान लेते हैं, यहां से यहां तक का n का वैल्यू 1 मान लीजिए, n इज इक्वल टू 1, तो यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस कितना 1 बोला ना, लाइट के वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में होता है, तो यहां से यहां का पाथ डिफरेंस कितना लैम्बडा। तो अगर यहां से यहां का पाथ डिफरेंस लैम्बडा, तो यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली लैम्बडा बाई 2 होगा, ऑब्वियसली कितना होगा, लैम्बडा बाई 2 होगा। तो अब देखिए यहां से क्या था, ध्यान से समझिए, ये 1 2 3 4 5 ये आधे पे, फिर 1 2 3 4 ये, यहां से यहां कितना लैम्बडा बाई 2, यहां से यहां कितना लैम्बडा बाई 2, तो यहां से एक सोर्स पहुंचा P पे, तो यहां से एक और पहुंचा P पे, दोनों ने कैंसिल कर दिया क्योंकि इन दोनों के, इसके और इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना लैम्बडा बाई 2, पहला वाला सोर्स और 51th सोर्स, फर्स्ट और 51th पाथ डिफरेंस कितना लैम्बडा बाई 2, तो रिजल्टेंट कितना होना चाहिए 0, राइट, क्योंकि पाथ डिफरेंस अगर लैम्बडा बाई 2 के मल्टीपल में है तो इंटेंसिटी कैसा होता है 0। तो फर्स्ट और 51th सोर्स मिलकर पहुंचा पॉइंट पे, तो इंटेंसिटी कितना बना 0। ऐसा ही सेकंड और 52nd पहुंचेगा, ऐसा ही थर्ड और 53rd पहुंचेगा, ऐसा ही फोर्थ और 54th पहुंचेगा, ऐसा ही 50th और 100 के बीच का पाथ डिफरेंस भी लैम्बडा बाई 2। तो क्या हुआ कि इसके ऊपर का आधा, इसके नीचे का आधा कैंसल आउट हो गया, समझे कि नहीं समझे। तो एक्चुअली पाथ डिफरेंस तो लैम्बडा बाई 2 ही था, लेकिन इन दोनों के बीच का, इन दोनों ए और बी के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, तो लैम्बडा। समझ में आया बात कैसा होता है। तो कैसे यहां पे चीजें चेंज होती है तो लैम्बडा ही है, तो लैम्बडा बाई 2 ही डार्क के लिए, है ना। लेकिन चूंकि यहां पे मिलियन सोर्स की बात कर रहे हैं, तो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा का मल्टीपल होता है, लैम्बडा का मल्टीपल लैम्बडा या लैम्बडा का मल्टीपल होता है। लेकिन एक्चुअली पाथ डिफरेंस, इंटरफेरेंस जो वहां पे हो रहा है वो तो लैम्बडा बाई 2 का ही हो रहा है ना, क्योंकि पहला और 51 के बीच का इंटर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2, दूसरा और 52nd के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2, भाई पांचवा और 55th के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2। रिजल्टेंट कैसा आना चाहिए, डार्क आना चाहिए। तो यहां और यहां के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्बडा, आया समझ में। तो टोटल पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, लेकिन इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्बडा बाई 2 ही आ रहा है। तो कैसा बनेगा वहां पे, डार्क बनेगा, तो डार्क बना, आया समझ में ये चीज। अब ब्राइट की बात सोचिए, ब्राइट में क्या हुआ, ब्राइट केस में क्या होता है, देखिए ये कहानी समझने वाली बात है ना। ब्राइट में क्या हुआ देखिए, अब ब्राइट में क्या हुआ, लैम्बडा बाई 2 की बात कर रहे हैं, तो चलिए n का वैल्यू कितना 2n+1 लैम्बडा बाई 2 बोला, n को 1 मान लेते हैं, तो 2 1 तो 3 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2 को हम लोग क्या लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2, ऐसा कर सकते हैं 3 लैम्बडा बाई 2 को, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर से वही बात, तो लैम्बडा ये जो टोटल था, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना, यहां से यहां का टोटल डिफरेंस 3 लैम्बडा बाई 2 कितना है मेरे पास 3 लैम्बडा बाई 2। इसको मैं 3 पार्ट में, ये यहां से यहां तक मेरे पास लैम्बडा बाई 2, यहां से यहां तक लैम्बडा बाई 2 और यहां से यहां तक लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2 हो गया, ठीक है।
अब ये स्क्रीन, ये पी पॉइंट, ध्यान से देखिए, हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया, समझना है, 1 पार्ट 2 पार्ट, एक ये स्क्रीन, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये पाथ डिफरेंस कितना, λ/2, ये भी कितना, λ/2, और ये भी कितना, λ/2, ठीक है। अब λ/2 के पाथ डिफरेंस पे होता क्या है, ब्राइट या डार्क, डार्क, ब्राइट या डार्क, डार्क होता है एक्चुअली, जो हम जानते हैं इंटरफेरेंस से डार्क होता है, राइट। तो चलिए इसको भी भूल जाइए, क्या है, मान लीजिए यहां से 1 से लेके 33 से 66 और से 19, ये 100 हो गया। पहला वाला और 33 वाला मिलेगा तो क्या बनाएगा, डार्क। फर्स्ट और 33 मिलके क्या बनाएगा, डार्क। तो ये देखिए, इसमें जो 3 पार्ट था, तो फर्स्ट से लेके 33 और 33 से लेके 66, फर्स्ट से लेके 33 और 34 से लेके 66, इतना वाला तो एक दूसरे को कैंसिल करके डार्क बना दिया। क्या बना दिया, यहां पे डार्क बना दिया। नहीं आया समझ में भाई, क्या था यहां पे पहला सोर्स होगा, यहां पे 33 थर्ड सोर्स मान लेते हैं, और यहां पे 67 सोर्स मान लेते हैं, यहां पे 100 सोर्स हो गया, ठीक है। पहला वाला सोर्स और 33 वाला सोर्स पहुंचेगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, λ/2, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना, λ/2, λ/2 से यहां पे क्या बनेगा, λ/2 से यहां पे क्या बनेगा, डार्क, तो ये बन गया डार्क। लेकिन ये जो 67 से ऐसा ऐसा देखिए, ऐसे क्या बनेगा, फिर क्या हुआ, ऐसा सेकंड से लेके 34, थर्ड से लेके 35, फोर्थ से लेके, जो भी अपना ऐसा हर का सीक्वेंस है कि नहीं है। तो जब ये 33rd वाला पहुंचेगा तो इधर 66 वाला पहुंचेगा, तो यहां पे पाथ डिफरेंस λ/2 तो डार्क बनाएगा। तो क्या हुआ कि ये और ये आपस में तो लड़के मर लिए, लेकिन थर्ड वाला, ये जो 67 से लेके 100 तक का सोर्स है, इसको तो किसी ने कैंसिल ही नहीं किया अभी तक, तो ये तो यहां पे लाइट ही बनाएगा, ये तो यहां पे क्या बनाएगा भाई, इसको तो किसी ने कैंसिल नहीं किया ना, इसके साथ तो कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ, तो ये यहां पे क्या बनाएगा, लाइट भाई, ब्राइटनेस देगा, ये तो ब्राइटनेस ही देगा ना यहां पे, क्योंकि देखिए एक ये आया और दूसरा ये था, दोनों मिलके कैंसिल हो गए, और एक और था मेरे पास ये वाला, ये कैंसिल ही नहीं हुआ, या उल्टा ही ले लो, ये कैंसिल ही नहीं हुआ, ये तो पहुंचेगा वहां पे। फर्स्ट ने 33 को कैंसिल किया, सेकंड ने 34 को, थर्ड ने 35 को, फोर्थ ने ऐसा करके 33 ने 36 को कैंसिल कर दिया, 33 ने 36 को कैंसिल कर दिया। लेकिन 67 से लेके जो 100 तक वाला है, उसको तो किसी ने कैंसिल नहीं किया है, वो तो रहेगा, और वो रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो वहां ब्राइटनेस देगा। तो इसलिए एक्चुअली हो तो यहां पे रहा है, देखिए होने को तो ब्राइटनेस यहां पे लैम्डा के फॉर्म में ही हो रहा है, लेकिन टोटल कितना है, 3λ/2, 2n + 1λ/2। समझे कि नहीं समझे, कैसे वहां पे 3λ/2 पे ब्राइटनेस मिला। ये केस समझ में आया कहानी को, इसको आप चाहे तो थोड़ा स्लो करके, चाहे बैक करके दोबारा समझ लीजिए इस कहानी को, है ना, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये चीज हमारा, ठीक है ना। चलिए यहां तक आप समझ गए, डिफरेंस को समझ गए। अब चलते हैं आगे की बात पे। तो आगे की बात क्या है हमारे पास, है ना, इसको मैं रब कर रहा हूं, कॉपी कर लेंगे आप लोग। अच्छा, यहां तक आप समझ गए। तो अब इसके बाद क्या है हमारा, इसके इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी भी क्यों कम हुआ, ये भी यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों धीरे धीरे इंटेंसिटी। तो चलिए अगला काम जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, ग्राफ फॉर इंटेंसिटी, ग्राफ फॉर इंटेंसिटी एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ लेते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ बनाते हैं। देखिए क्या होगा भाई, यहां पे अगर मान लेते हैं ये मेरा, सपोज कीजिए यहां पे ये डार्क आया, तो इतना ही दूर यहां से यहां भी डार्क आया। ध्यान से, अगर मेरा ये ऐसा है, ये सेंटर है, तो यहां पे पी पॉइंट मेरा पहला डार्क आया, मान लेते हैं क्या आया मेरा, फर्स्ट डार्क। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पे भी, इससे अगर मान लीजिए ये y डिस्टेंस है, तो यहां से y नीचे ही पहला डार्क आएगा, फर्स्ट डार्क, प्राइमरी डार्क आएगा कि नहीं आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा प्राइमरी डार्क है कि नहीं है, तो ये प्राइमरी डार्क आया, फर्स्ट डार्क आया। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसका विड्थ क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमा हुआ कि नहीं हुआ। तो सेंट्रल मैक्सिमा कितना हुआ, 2y। सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो गया, 2y, है कि नहीं है। तो इसी बात को हम जानते हैं जरा सा, तो पहले विड्थ लिख देता हूं मैं यहां पे, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। पहले चीज क्या, विड्थ ऑफ, ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मैं लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2y। कितना होता है,
2y, और हमने अभी भी y का फॉर्मूला क्या निकाला था, देखिए अभी याद कीजिए y हमने क्या निकाला था कि भाई a tan थीटा a y by d इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, n लैम्बडा से हमने निकाला था, और यहां से क्या हो जाएगा n लैम्बडा, तो यहां से y का वैल्यू तो 2 इंटू लैम्बडा डी बाई ए, लैम्बडा डी बाई ए, और आप ये सेंट्रल विड्थ का n तो चाहिए नहीं क्योंकि n का वैल्यू तो 1 होगा ना यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया 2y इज इक्वल टू is 2y and that is equals to 2 into lambda d by a. So width of central maxima कितना होता है 2 lambda d by a. Lambda is the wavelength of light used, d is the distance of screen and a is the width of the slit used. ठीक है ना, ये width of central maxima होता है। अब बात कर लेते हैं ग्राफ पे, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ इसका बहुत सिंपल सी बात है, देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमा मान लेते हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो क्या होगा इधर भी जाएगा, और जितना जितना ये डिस्टेंस y, क्या इतना ही इधर भी मेरे पास क्या होता है ब्राइटनेस ही होता है, बिल्कुल उतना ही ब्राइटनेस। अब इसके बाद क्या होता है, अब यहां पे डार्कनेस, और फिर क्या होता है, जरा सा मैं इसको अच्छे से बना दो, है ना, देखिए और अच्छे से बना देता हूं जरा सा दिखने में सुंदर लगे, चीज वही है ना, यहां से यहां तक y, तो ये डार्क ब्राइटनेस, ये भी ब्राइटनेस, और इसके बाद देखिए डार्कनेस ऐसा ऐसा कम होता जाता है, इसके बाद क्या होता है, सॉरी इसके बाद क्या होता है, ये ऐसा बनता है, क्या इसका मतलब हुआ समझिए, ये सेंटर, ये यहां से यहां तक y और ये यहां से यहां तक y, इसके बाद ये क्या हो गया डार्कनेस, फिर ये ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, और धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो रहा है, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो रहा है ना, इंटेंसिटी स्टेप धीरे धीरे कम होता जाता है, बताया ना क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है सोर्सेस का, भाई पहले 100 सोर्स है तो पहले 3 पार्ट में बटा, उसके बाद 5 पार्ट में बटेगा, इसके बाद 10 पार्ट में बटेगा ऐसा करके, तो यहां से क्या होता है हमारे पास, मैं फिर से बना देता हूं ग्राफ का लाइन आप लोग अच्छे से बना लेंगे ग्राफ में, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, और क्या है, और ये इंटेंसिटी थोड़ा सा कम होता, क्या कर रहा हूं मैं यार, ये सेंटर मैक्सिमा, ये यहां से यहां तक तो मैक्सिमा है मेरे पास, ये y, ये भी y, और इसके बाद ये भी मैक्सिमा, ये मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, और ये इंटेंसिटी कम, फिर ऐसा ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, फिर मैक्सिमा मिनिमा, इंटेंसिटी कम, तो ये इंटेंसिटी का ग्राफ है इसका, जिसमें इसका नाम होता है सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं क्या प्राइमरी मैक्सिमा, ये सेंट्रल है, ये क्या हो गया प्राइमरी मैक्सिमा, और इसको बोलते हैं क्या प्राइमरी मिनिमा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मिनिमा या फिर डार्क, प्राइमरी डार्क, प्राइमरी ब्राइट, फिर सेकेंडरी डार्क, सेकेंडरी ब्राइट, फिर जो भी ऐसे कहिए, और ये हमारा होता है सेंट्रल मैक्सिमा, जिसका विड्थ कितना होता है y, है ना 2y डबल होता है, ठीक है, ये हमारा यहां तक है डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात, और इससे पीछे वाले लेक्चर का लिंक और लिंक आपको पीछे नीचे वीडियो के साथ नीचे आपको मिल जाएगा, और पॉइंट पे क्लिक करके आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, शेयर भी चाहे तो कर दीजिए, इस कहानी को अच्छे से समझ लीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट है, यहां से जो अगला पार्ट होगा, अगला लेक्चर हमारा होगा वो किसके लिए होगा, इसका इसी पे बेसिस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ओके, तो चलिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, एंजॉय करते